आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं इंसान के धैर्य और संयम की असली परीक्षा तब होती है जब वक्त मुश्किल होता है, लेकिन अगर मुश्किल वक्त में अपने संयम को बनाए रखते हुए सावधानी से चला जाए तो नुकसान कम से कम होता है। शायद फौज में इसलिए कहते हैं कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। अब जब कोरोना वायरस को लेकर इसके नए स्ट्रेन की खबरें आ रही हैं तो चिंता बढ़ना लाजमी है। इसलिए आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। आकाशवाणी पर हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको सही और सटीक जानकारी दें। कोरोना को लेकर आप में मन में उठ रही शंकाओं और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम, इस समय हम सभी के मन में ब्रिटेन में कोरोना वायरस SARS-2 के नए स्ट्रेन को लेकर चिंताएं हैं। कहा यह जा रहा है कि ये स्ट्रेन सामान्य कोरोना वायरस से 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है और युवाओं पर इसका अधिक असर देखने को मिल रहा है। वायरस के इस रूप में कोविड वायरस की तुलना में सतह परिवर्तन बताए जा रहे हैं। आप SARS-CoV-2 स्ट्रेन के बारे में क्या कहेंगे? सिद्धार्थ जी, बहुत सही आपने कहा है। जो आपने सूचना दी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा कि आपने शुरू में कहा, मैं आपसे यही कहूंगा और श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगा कि धैर्य और संयम बहुत जरूरी है रखना। और इससे कि जो आप कह रहे हैं कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है, तो इससे घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जितना भी हमें ज्ञान इसके बारे में मालूम है, जो पुराना वेरिएंट था, नया वेरिएंट है, ये नॉर्मल है। वेरिएशन तो वायरस में होता ही है और समय समय पे बदलाव आता है, लेकिन जो ये 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसके बावजूद भी इससे जो भर्ती की दर है, मरीजों के भर्ती होने की दर, इससे ग्रस्त मरीजों के भर्ती होने की दर और जो मतलब मृत्यु दर है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इन्फेक्शियस तो है, इससे ठीक है, लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन इससे हमारे जो डाटा है, जो आंकड़े हैं हमारे, उसमें हमें कभी ये नहीं लग रहा अभी तक जो आया है यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से, कि उसमें जो है लोगों को नुकसान ज्यादा हो रहा है या लोगों को परेशानी ज्यादा हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अनुपम, इस वायरस को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। सोशल मीडिया पर तमाम भ्रामक खबरें भी आ रही हैं। इसे लेकर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने एक फैक्ट चेक भी दिया है। इसमें दावा किया गया था कि ब्रिटेन से आने वाले कोरोना संक्रमित यात्रियों में से आधे से ज्यादा नए स्ट्रेन से संक्रमित हैं। सरकार ने इस बात का खंडन किया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि अभी तक भारत में जितनी भी टेस्टिंग हुई है उसमें ये नया स्ट्रेन अभी तक पिकअप नहीं हुआ है। और मेरा मानना है कि अगर जैसा कि आप कह रहे हैं और जैसा कि रिपोर्ट्स बता भी रही हैं कि 70% ज्यादा इन्फेक्शन है, तो अगर पिछले 1 महीने में ये आया होता भारत में तो बहुत ही सामान्य ज्ञान वाली बात है कि इस समय जो हमारी इन्फेक्शन की दर है वो बहुत कम है, न्यूनतम है मैं कहूंगा पिछले 8-9 महीने में। तो अगर ये वायरस का नया स्ट्रेन यहाँ आया होता तो ये उस हिसाब से फैला होना चाहिए, जो कि हम कह रहे हैं कि 70% ज्यादा इन्फेक्शन है, लेकिन हमारा तो इन्फेक्शन रेट और कम हो गया है, पॉजिटिविटी रेट और कम हो गया है। तो अभी तक तो उम्मीद यही है कि ये यहाँ पे नहीं आया है, या अगर आया भी है तो इसका वो असर नहीं है जो कि देखने में है। वैसे भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो पूरे विश्व में जो कोरोना वायरस का असर रहा है, चाहे बीमारी में, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन रेट में, चाहे मृत्यु दर में, वो भारत में अभी तक सबसे कम रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात रही है। और उम्मीद करते हैं कि अगर ये नया वायरस नया वेरिएंट इस वायरस का आ भी जाता है तो भी हमें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
डॉक्टर अनुपम, किसी भी वायरस में म्यूटेशन कब होता है और ऐसी चिंताएं जताई जा रही कि अगर इसी तरह म्यूटेशन होता रहा या नए स्ट्रेन्स आते रहे तो वैक्सीन की इफेक्टिविटी पर कितना असर पड़ेगा या वैक्सीन कितनी कारगर होगी? देखिए, दोनों चीजें बिल्कुल सही है। पहली चीज कि वायरस में तो म्यूटेशन आएगी ही आएगी, क्योंकि अगर वायरस में म्यूटेशन नहीं आएगी तो वायरस खत्म हो जाएगा। तो ये वायरस का अपना स्वभाव है, तो ये तो उसमें म्यूटेशन आनी ही आनी है। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ये नहीं है कि हमें आज पता चला है, वायरस में तो इस कोरोना वायरस में भी म्यूटेशन आ ही रही है समय के साथ साथ, और बहुत सारी आ रही है। और ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा दिक्कत है, अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। म्यूटेशन, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि उससे मृत्यु दर बढ़ भी सकती है। तो अभी तक ये नहीं देखा गया है कि कोई ऐसा वायरस का वेरिएशन हुआ है या वेरिएंट आया है, म्यूटेंट आया है, जिससे कि मृत्यु दर या जो लोग ग्रस्त हैं वो ज्यादा तकलीफ में है। दूसरी चीज, जो वैक्सीन अभी है, तो वो वैक्सीन जो इसका सेंसिटिव एरिया है, जिससे कि जो स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, उसके अगेंस्ट जनरेट की जा रही हैं। और अभी उम्मीद है कि जो जितने भी सारी लेबोरेटरीज वगैरह कह रही हैं, तो अभी जो ये वेरिएशन है वो उस हिस्से में नहीं है जिससे कि हमारी वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाए या असरदार नहीं हो। तो उम्मीद यही है कि वैक्सीन की एफिकेसी अभी बरकरार रहेगी। और अगर मान लीजिए कि आगे चल करके उस हिस्से में भी होती है, स्पाइक प्रोटीन के हिस्से में, जिसमें कि वैक्सीन जो है निर्धारित है, तो फिर वैक्सीन में भी बदलाव किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर अनुपम, अगर हम आम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करें तो उसमें म्यूटेशन के क्या चांसेस होते हैं या कितने दिनों पे नई वैक्सीन आती है? देखिए, इन्फ्लुएंजा तो ज्वलंत उदाहरण है जो मैं कहूंगा, जिसको देख करके आपको कोरोना वायरस को नहीं घबराना चाहिए। इन्फ्लुएंजा की बीमारी से जो नुकसान है वो कोरोना वायरस से मेरा मानना है कि ज्यादा होता है। और जो आप कह रहे हैं, तो इन्फ्लुएंजा का वायरस तो हर साल बदलता है और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल आती है। इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग आती है, दक्षिण हेमिस्फीयर में अलग आती है। वायरसेस भी जो हैं अलग अलग तरीके के इन्फ्लुएंजा के हैं। कुछ इन्फ्लुएंजा ए है, कुछ इन्फ्लुएंजा बी है। और इन्फ्लुएंजा वायरसेस में तो अभी भारतवर्ष में भी अब उपलब्ध है इस साल से, जो क्वाड्रीवेलेंट कहते हैं, जिनमें 2 इन्फ्लुएंजा ए और 2 इन्फ्लुएंजा बी वायरसेस के अगेंस्ट अब इफेक्टिव है। तो हर साल इसमें स्ट्रेन हर जगह से देखे जाते हैं, जो विश्व भर में व्यापक होते हैं, उनके अगेंस्ट जो है, उनके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप की जाती है। और वो हर साल जुलाई, अगस्त, सितंबर में भारतवर्ष में भी आती है, पूरे विश्व भर में भी आती है। जी। और डॉक्टर अनुपम, इस समय हर जगह क्रिसमस की धूम है, इसके साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेशंस भी शुरू हो जाएंगे और भीड़ भाड़ होना लाजमी है। ऐसे में आप लोगों से, खासतौर से हमारे यूथ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत, चाहे ये अभी क्रिसमस है या न्यू ईयर है, इससे पहले ईद थी, दिवाली थी, आगे होली आएगी, संक्रांत, लोहड़ी आएगी, तो ये तो सरकार ने भी जो है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपने गाइडलाइंस दी हुई हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, एसओपीज दिए हुए हैं। और ये हमारी जो जनता है उसको भी समझना चाहिए कि कुछ भी हो, चाहे वैक्सीनेशन है, चाहे कल को दवा इजाद हो जाती है इसके लिए, तो भी जो है हमें अपना बचाव जो है, और 3 चीजें जो है कि निरंतर हाथ धोते रहें समय समय पे, जो 2 गज की दूरी है वो बना करके रहें, और मास्क जरूर पहने। तो ये वैक्सीनेशन हो जाए उसके बाद भी मास्क पहनना जरूरी है, लोगों से दूरी बना के रखना जरूरी है। ये सिर्फ ना सिर्फ कोरोना वायरस से पर लेकिन और भी बीमारियों से आपको बचा करके रखेगा। तो इसका जरूर ध्यान दें। और खासतौर से अभी जब तक ये पैंडेमिक, जब तक ये महामारी, वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, तब तक थोड़ा जो अपना सोशल हमारा इंटरेक्शन है वो फोन पे, नेट के माध्यम से रखें, और खुद पर्सनल मिलना जुलना जो है थोड़ा कम रखें। 1-1.5 साल अगर हम कुछ कम ही रखेंगे तो शायद हम लोग ज्यादा बेहतर होंगे। और डॉक्टर अनुपम, हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं राजस्थान में जयपुर का, जहां से रामू यादव जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रामू जी नमस्कार। हाँ साहब जी नमस्कार। जय सिया राम डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जय सिया राम। मैं नेत्रहीन आदमी हूँ। और ऐसा है जैसी मेरी 83 साल की उम्र है। और जयपुर से बोल रहा हूँ, झोटवाड़ा जयपुर। नेत्रहीन हूँ मैं, 83 साल की उम्र है। तो जैसे हमारे कई बीमारी है व्रत के,
जैसे कभी पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है, तो ये नया टीका आएगा, ये हम लोगों को फायदा होगा या नहीं होगा हम जैसों को? जी डॉक्टर अनुपम, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे कि इस वैक्सीन के आने के बाद एक प्रायोरिटी लिस्ट तय की गई है कि किसको टीका पहले लगाया जाएगा, तो ऐसे में हमारे बुजुर्गों के लिए क्या प्रावधान है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्धार्थ जी आप, ये इनका सवाल भी बहुत वाजिब है। देखिए, जो भी वैक्सीन आ रही है वो जब सेफ होगी तभी दी जाएगी, और काफी वैक्सीन जो हैं अब तो प्रचलन है, कई देशों में, रशिया में लग रही है, इंग्लैंड में लग रही है, अमेरिका में लग रही है, और भी देशों में लग रही हैं। तो ये वैक्सीन अभी तो कोई ऐसे चीजें नहीं देखी गई जिनसे कि दिक्कत ज्यादा हो, तो ये लगवाने में सेफ है। और जो भारत सरकार है उसने इसके लिए प्रायोरिटी लिस्ट जैसा कह रहे हैं वो तैयार की है। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि जूझ रहे हैं उनके लिए तो सबसे पहले है, और उसके बाद 50 साल से जो बड़े लोग हैं उनके लिए है, उसमें भी जो है 60 साल से ऊपर के लोग जो हैं और जिनको बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज की बीमारी है या फेफड़ों की दिक्कत है, उन लोगों को पहले दी जाएगी। तो इनका नाम जो है, इनका तो नंबर आएगा ही उसमें, और लगवाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हम बचाव कर सकते हैं तो बचाव ज्यादा जरूरी है कि हम ग्रस्त होए फिर हम अपनी एंटीबॉडीज डेवलप करें उससे। जी, और इस बीच बलरामपुर से हमारे साथ रिंकी तिवारी जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्ते। मैं आप दोनों का पहले तो स्वागत करना चाहूंगी अपने तरफ से, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब जिस प्रकार इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और आप क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, बहुत अच्छा लग रहा था। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और देखिए मेरा सिद्धार्थ जी क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम मतलब कोई भी अगर मॉर्निंग वॉक पे जाता है या रनिंग पे जाते हैं या शाम को जाते हैं, तो हम जैसे 4-5 लड़कियां साथ में होते हैं, गांव में रहते हैं, तो कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तो क्या वो मास्क न लगाए फिर भी वो जा सकते रनिंग पे, जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं? थैंक यू। जी डॉक्टर अनुपम, जैसा कि बहुत से लोग मॉर्निंग में, चाहे गांव की बात करें या शहर में, कॉमन सी बात है, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं और सुबह जो है जॉगिंग या वॉकिंग करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है कि उन्हें सुबह के वक्त वॉक करते समय जरूरी है, मास्क पहनना चाहिए? हमें ये मान करके चलना है, जैसा मैंने कहा कि वैश्विक महामारी है, तो हमें ये मान करके चलना है आज की तारीख में कि हर दूसरा आदमी संक्रमित हो सकता है। तो अगर आपके गांव में अभी तक इन्फेक्शन नहीं है, संक्रमण नहीं है, तो ये नहीं समझे। मान लीजिए आपकी सहेली के घर में कोई बाहर से आया, जैसे अभी सिद्धार्थ जी ने कहा अमेरिका से या इंग्लैंड से फ्लाइट से आया, और उसको सहेली को भी नहीं पता है कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन होने में और पनपने में या महसूस होने में कब तक उसके जो मैनिफेस्टेशन है, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, वो आने में समय होता है, लेकिन तब तक संक्रमण फैल सकता है। तो इसलिए मास्क पहनना जरूरी है और थोड़ा दूरी बना करके रहे। अगर आप सवेरे वॉकिंग पे जा रहे हैं या सहेलियों के साथ घूम रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाए, लेकिन मास्क पहने और थोड़ा दूरी बना करके रहे। बिल्कुल आमने सामने नहीं खड़े हो कि मान लीजिए छींक आ भी जाए तो आपके ऊपर ना उसके बूंदे आए, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं ट्रांसमिट हो, संक्रमण नहीं ट्रांसमिट हो। तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन मास्क जरूर पहने या आप कपड़ा बांध करके रखें मुंह पे, जिससे कि इन्फेक्शन एक से दूसरे में नहीं जाए, वो बहुत जरूरी है। जी, और इस बीच उत्तर प्रदेश में मथुरा से हमारे साथ कृष्ण कुमार जी जुड़ रहे हैं। कृष्ण जी नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। स्वागत है आपका। सिद्धार्थ जी अपना सवाल जी, हमारा पहला प्रश्न ये है कि भारत सरकार इस वैक्सीन की जो अभी तक परमिशन क्यों नहीं दे रही, जब अन्य देश जैसे अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री हैं जी वो सभी दे चुके हैं जी, तो इसमें देर क्यों की जा रही है? और दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो ब्रिटेन में नया वायरस ये मिला है, स्ट्रेन वायरस, तो क्या भारत में भी इसकी कोई संभावनाएं हैं जिससे फैलने की? जी डॉक्टर साहब, पहले तो बात करेंगे वैक्सीन के अप्रूवल की, क्योंकि जैसा कि भारत में 3 कंपनियों ने जो है वैक्सीन के अप्रूवल के लिए दिया हुआ है ऑलरेडी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास। तो ये पूछ रहे हैं कि वैक्सीन के अप्रूवल में देर क्यों हो रही है? देखिए, वैक्सीन के अप्रूवल में देर मेरा मानना है कि नहीं हो रही है, और प्रधानमंत्री ने भी कहा है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि बहुत जल्दी उपलब्ध होगी, और मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी, शायद 1-2 दिन में या हो सकता है नए साल में आपको ये सूचना मिल भी जाए कि यहाँ संक्रमण के बचने के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है।
उसका उम्मीद पूरी है, जिस तरीके से तैयारी है और जितना मेरा ज्ञान है उस हिसाब से हफ्ते 10 दिन में ये कहानी जो है शुरू हो जानी चाहिए और काफी हद तक जो है हम लोग उसके लिए तैयार भी हैं। जो जैसे कि कहा सिद्धार्थ जी ने कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, तो अभी पिछले 2-3 साल पहले कुछ संशोधन हुए थे, जो है कोर्ट ने भी, न्यायालय ने भी कुछ कहा था कि बाहर की दवाइयां या वैक्सीन हैं तो अगर भारतवर्ष में होती हैं तो उनके अपने कुछ स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, आंकड़े होने चाहिए कि यहाँ पे सेफ है। हालांकि इस समय वैश्विक महामारी में शायद वो नहीं लागू होगा, क्योंकि उसके लिए भी तो जो सरकार ने उसमें कुछ जो है क्लॉज लगाए हुए हैं कि हाँ अगर ऐसी आपदा है तो जरूरी नहीं है कि हम अलग से उसके ऊपर ट्रायल करें। तो मेरे ख्याल से वैक्सीन तो प्रोक्योरमेंट चल रहा है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होता है। वैक्सीन अगर उपलब्ध हो भी जाएगी तो वैक्सीन कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक ठंड की कोल्ड चेन जिसे कहते हैं, ठंड की एक प्रक्रिया बनी रहनी चाहिए, नहीं तो वैक्सीन जो है वो बेअसर हो जाएगी। तो सरकार उसके लिए भी कारगर है और वो भी बहुत जरूरी के हिसाब से चल रहा है और बहुत ही रफ्तार से काम चल रहा है उसका। तो वो जो सामान्य आदमी है, जो जन साधारण है, उसे पता नहीं चलता है, लेकिन वो काम बहुत वेग से चल रहा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मेरे ख्याल से कि बहुत ही जल्दी आपको सूचना भी मिल जाएगी और शायद कोई बहुत, चाहे प्रधानमंत्री चाहे आपके स्वास्थ्य मंत्री, कोई ना कोई इसको अनाउंस कर ही देंगे कि हाँ कब से शुरू कर रहा है। जी बिल्कुल। और जैसा कि डॉक्टर अनुपम आपने बताया कि वैक्सीन लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा काम है, इतने नेटवर्क में वहां तक पहुंचाना सेफ तरीके से कोल्ड चेन के माध्यम से, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस बीच हम रुख करते हैं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का, जहां से आसिफ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आसिफ जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। जी अपना सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे बच्चों बुजुर्गों में ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, तो सर जो वैक्सीन आ रही है सर उसको बच्चे लोग को क्यों नहीं किया जाता सर? और दूसरा क्वेश्चन है, यदि बच्चे लोग को अगर इन्फेक्टेड होता है तो कितने हद तक होता है, मतलब कहाँ तक अच्छे है, मतलब कितने जल्दी रिकवरी कर जाते हैं बच्चे लोग? जी डॉक्टर अनुपम, अगर हम अलग अलग एज ग्रुप की बात करें तो बच्चों में संक्रमण की कितनी संभावना होती है और कितनी जल्दी रिकवरी होती है, और वैक्सीन के केस में अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो बच्चों का स्थान कहाँ पे है? अब ये बहुत ही उचित सवाल है, लेकिन इसमें मैं एक बताना चाहूंगा कि कोरोना बीमारी में ये देखा गया है कि बच्चों पे असर इतना ज्यादा नहीं है। बच्चे जो है इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं, इन्फेक्शन ट्रांसमिट भी करते हैं, मतलब संक्रमण एक से दूसरे में भेज भी सकते हैं, घर में ला भी सकते हैं, लेकिन बच्चों में बहुत ही अच्छी बात है, मैं कहूंगा कि बच्चों को तकलीफ बहुत कम होती है और बच्चों में मृत्यु दर ना के बराबर है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कोरोना वायरस में, क्योंकि अगर जब बच्चों की जो दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, वो देखना माँ बाप के लिए और जन समुदाय के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इसीलिए बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। लेकिन फिर भी मैं इस पर चीज जोड़ना चाहूंगा कि आप अगर बच्चों को नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी बच्चों से जो ट्रांसमिट हो सकती है और बच्चों की सफरिंग कोई नहीं देखना चाहता है, इसी कारण से अभी तक विद्यालय और कॉलेजेस नहीं खुले हैं। नहीं तो अगर हम ये मान के चलते कि बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम बच्चों को स्कूल खोल देते या कॉलेजेस खोल देते। तो अभी तक पिछले 9 महीने में इसके बावजूद भी बच्चों को घर पे ही रखा गया है, क्योंकि बच्चों की तकलीफ और बच्चों से घर में जो वृद्ध सज्जन हैं, किसी के बाबा दादी हैं, नाना नानी हैं या कोई और भी बड़े लोग हैं, तो उन तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है। मेरे ख्याल से इसीलिए सरकार ने अभी तक स्कूल और कॉलेजेस को नहीं खोला है, क्योंकि वो बहुत जरूरी भी है। और अब हम रुक करते हैं महाराष्ट्र में थाने का, जहां से हरीश जी कार्यक्रम में जुड़ गए। हरीश जी नमस्कार। हाँ नमस्ते साहब जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल हेलो पूछिए। साहब, हाँ तो ये वैक्सीन लगने के बाद में मास्क मैंडेटरी होगा क्या साहब? जी डॉक्टर अनुपम, ये बहुत अहम सवाल इन्होंने पूछा है कि क्या वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क कंपल्सरी होगा? देखिए, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। वैक्सीन के बाद भी 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और निरंतर हाथ धोना बहुत जरूरी है। इसमें 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है जन समुदाय के लिए। पहली चीज कि आज वैक्सीन लगी है तो कल आप इम्यून नहीं हो जाते। दूसरी चीज, वैक्सीन की 2 डोजेज हैं, 3 से 4 हफ्ते बाद फिर से लगवानी पड़ेगी वैक्सीन, और उसके बाद भी शरीर की अपनी प्रक्रिया होती है वैक्सीन होने के बाद एंटीबॉडीज माउंट करने के लिए। वो आमतौर पे माना जा रहा है कि 2 हफ्ता उसके बाद भी लगेगा, लेकिन किसी किसी में 2-3 हफ्ते से ज्यादा भी लग सकता है। ये हर आदमी की अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है, उस हिसाब से वो माउंट करता है रिस्पॉन्स।
तो ये एक समय है। उसके अलावा भी कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है। इसलिए ये नहीं समझिए कि आप आज वैक्सीनेट हो गए हैं तो कल को आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उसके बावजूद भी आपको ये जितने भी प्रिकॉशन आप ले रहे हैं, जिसको हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, या हम लोग कहते हैं कोविड से बचने के लिए जो हाथ साफ रखना है, धोते रहना है, हाथ मुंह पे नहीं जाए, मास्क पहने रहें और 2 गज की दूरी बना के रखें, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। जी। और अब हम रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे साथ वजीर जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। वजीर जी नमस्कार। वजीर जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपको हमारी? बिल्कुल, नमस्कार, धन्यवाद सर। जी, अपना सवाल पूछिए। सर मैं ये सवाल पूछ रहा था सर, कोरोना तो आया मेहमान बन के, उन्होंने घर बना लिया है क्या? और मेरा दूसरा सवाल है कि यूरोपियन देशों में तो विटामिन डी की कमी से बहुत सारे मौतें हुई हैं, हमें किस तरह से विटामिन लें कि ताकि हम स्वस्थ रहें कोरोना के दौर में? धन्यवाद। जी, ये तो इन्होंने जो बात कही कि कोरोना मेहमान बन के आया लेकिन उसने घर बना लिया है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसको घर बनाने नहीं देना है, उसको हमें जो है मार के भगाना है यहाँ से। और इनका ये सवाल ये है कि विटामिन्स का जो इंटेक है वो कोरोना महामारी से बचाव के लिए कितना अहम है और इसमें विटामिन डी की क्या भूमिका है? ये बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने पूछी है। देखिए, हमारे खाने में और अपने स्वास्थ्य के लिए जो है हमारे में विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत ही अच्छा और जरूरी आवश्यक रोल होता है। तो ये एक बहुत जरूरी है कि हम अपना एक संतुलित आहार लें और पौष्टिक आहार लें। ये एक बहुत जरूरी चीज है और उससे हमें कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिल जाते हैं और हमें जरूरत नहीं पड़ती है कि ऊपर से हम कोई बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन डी लें। लेकिन विटामिन डी के लिए ये है कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन लोग हैं या फिर जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं या अंडा है, इससे काफी मिल जाता है विटामिन डी। दूध है, दही है, इनमें होता है। और बाकी थोड़ा सन एक्सपोजर से हो जाता है, आपको विटामिन डी स्किन में बन जाता है। अगर उसके बाद भी कमी है तो विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन जरूरत ऐसी नहीं है। और विटामिन डी ऐसा नहीं है कि आज आपने विटामिन डी या बी कॉम्प्लेक्स ले लिया है तो कल आपकी इम्यूनिटी रातों रात बन जाएगी। तो इम्यूनिटी बनना एक लंबा प्रोसेस है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। अगर आप पौष्टिक आहार लेते रहेंगे और जो है आपकी आदतें ठीक है, धूम्रपान जो है, मसाला पान, सिगरेट, शराब नहीं लेते हैं आप, तो फिर आपको वैसे भी आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा अगर आप आहार समय से और टाइम पे अच्छे से लेकर के पौष्टिक आहार लेते हैं तो। और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। और अब हम रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां से राजौरी से हमारे साथ शेर खान जी जुड़ चुके हैं। शेर खान जी नमस्कार। शेर खान जी नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है जी कि जो सर गर्भवती की महिला है जी, क्या उनको हम अगर कोई ये आवाज आ रही है आपको सर? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि जो सर गर्भवती महिला है जी, तो उनको अगर हम ये वैक्सीन दे तो उनको कोई नुकसान तो नहीं है सर? जी डॉक्टर अनुपम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या गर्भवती महिलाओं में क्या ये वैक्सीन दी जा सकती है? देखिए, जो वैक्सीन अभी उपलब्ध है, कोई भी नया प्रोडक्ट होता है, कोई नई दवा होती है, वैक्सीन होती है, तो गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं में एकदम से नहीं दी जाती है जब तक टेस्ट ना हो जाए। जो एडल्ट हैं, वयस्क लोग हैं, उनमें तो फिर भी हम लोग दे सकते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और सक्रिय होता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका इम्यून सिस्टम उतना ज्यादा सक्रिय नहीं होता है जितना कि एक साधारण आदमी का होता है, इसलिए उनको वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता है। हालांकि जो ये वैक्सीन है, ये mRNA वैक्सीन जो है, ये फिर भी प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से जो रेगुलेटर्स हैं, जैसा कि कहा था सिद्धार्थ जी ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से अभी गर्भवती महिलाओं को इनको नहीं दी जाएगी शुरू में। जब तक हम इसको टेस्ट ना कर लें अच्छे से, जो नॉर्मल एडल्ट हैं उनमें, तब तक मेरे ख्याल से नहीं देनी चाहिए। जी, और अब हम रुक करते हैं लुधियाना का, जहां से नरेंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी नमस्कार।
हाँ जी, नमस्कार जी, डॉक्टर साहब। स्वागत है आपका। नमस्कार। सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 63 साल हैगी है, तो मैं ब्लाइंड पर्सन है वहाँ से, मेरी हाइपरटेंशन रहती है, तो जी ये मैं वैक्सीन ले सकता कि नहीं ले सकता? जी, डॉक्टर साहब, अगर जो लोग बुजुर्ग हैं और अगर ब्लाइंड हैं तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं, जानना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं, इसमें कोई वो नुकसान नहीं है। वैक्सीन का इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। डॉक्टर साहब, नॉर्मली वैक्सीन, जब हम कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो कई बार देखा जाता है कि हमें थोड़ा बहुत बुखार आ जाता है या कोई ना कोई लक्षण आते हैं, तो क्या कुछ कॉमन ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो किसी वैक्सीन को लेने के बाद आते हैं? ये बिल्कुल सही है। वैक्सीन, देखिए, जो वैक्सीन बनाई जाती है तो वैक्सीन कोई अंश लेकर के वायरस का बनाई जाती है, या ऐसी चीज होती है जो वायरस जो काम करता है शरीर में वो ही काम वैक्सीन भी करती है। लेकिन सिर्फ फर्क ये होता है कि वैक्सीन में निष्क्रिय वायरस होता है या वायरस का वो अंश होता है जो निष्क्रिय कर दिया जा चुका होता है, क्योंकि वैक्सीन का भी काम यही है कि वो वायरस की तरह शरीर में माउंट करे इम्यून रिस्पॉन्स, तभी तो एंटीबॉडीज बनेंगी जी। तो इसलिए कई बार बुखार, जहां इंजेक्शन लगता है वहां दर्द होना, हल्की सी कमजोरी लगना, ये सब चीजें सामान्यता होती हैं किसी भी वैक्सीन प्रोसेस में। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। इसमें सरकार ने एक जो है गाइडलाइंस दी हुई है कि जिसको वैक्सीन लगेगी वो आधे घंटे तक वहीं उपचार केंद्र में रहेगा, और उसके बाद भी अगर उससे कोई दिक्कत होती है तो वो हेल्थ अथॉरिटीज को फोन करके इत्तला कर सकता है। और सरकार ने हमारे जहां जहां शिविर लगेंगे इम्यूनाइजेशन के, वहां वहां ऑलरेडी नोडल ऑफिसर्स लगा दिए हैं जो 24 घंटे जो है फोन नंबर्स भी उपलब्ध रहेंगे, जिससे कि कभी भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो डॉक्टर साहब को बता सकता है और उसे फौरन जो है दिक्कत से निवारण के लिए कांटेक्ट किया जाएगा और अस्पताल में बुला करके इलाज भी किया जाएगा जी। और डॉक्टर तो सुचारू रूप से सारी प्रक्रिया है अभी ऑलरेडी। अब हम कार्यक्रम में अपना आखिरी सवाल लेते हैं, रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। राजौरी से नूर हुसैन जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नूर जी नमस्कार। नूर जी अपना सवाल पूछिए। हमारा सवाल ये है कि हमारी मदर है, उसकी आंखें मतलब पड़ गई हैं मोती जी, उसको हॉस्पिटल जाना चाहते हैं हम जम्मू से, तो हम जा सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, आंख में कुछ समस्या है तो क्या ट्रैवल कर सकते हैं? हाँ, ट्रैवल कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो अपना जो 3 चीजें हैं, मास्क पहन करके रहें, आपसी में दूरी रखें, आपस में जितने भी जा रहे हैं लोग तो 2 गज की दूरी बना करके रखें, और कोई भी सतह छूते हैं तो उसके बाद हाथ जरूर धोएं, और उसके बाद अस्पताल जाना है तो जरूरी है तो बिल्कुल जाएंगे उसके बाद। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर अनुपम, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं एक सबसे जरूरी चीज कहना चाहता हूं जो शुरू में सिद्धार्थ जी ने भी कही थी कि जागरूक रहें लेकिन सतर्क भी रहें। दोनों चीजें जरूरी हैं। जागरूकता के लिए कार्यक्रम चल ही रहे हैं, सतर्कता बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है कि परेशान होने की बात नहीं है, नया वायरस आ जाए या वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होती है या बीमारी की दवा नहीं है, उससे अफवाहों से बचें। परेशान होने की कोई बात नहीं है अगर आप मास्क पहने रहते हैं और हाथ निरंतर धोते रहते हैं और दूरी बना करके रखते हैं, तो ये सबसे जरूरी है। डॉक्टर अनुपम, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने तमाम श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर अनुपम ने आपको कोरोना से बचाव के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ से बचिए और कोरोना को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। साथ ही आपके आसपास जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें जागरूक कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहिए, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।